और उस उच्च अधिकारियों से मिलके उसने एफआईआर दर्ज करवाई रोहतक में मेरे खिलाफ। उसमें मेरे बारे में बोला गया है क्योंकि लड़की के पास अगर कुछ नहीं मिलता तो उसको बोला जाता है बदचलन, जिसके अवैध संबंध होते हैं। मेरी चीज जो मुझे पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, पूरी मटेरियल चीजों से प्यारी थी, तो उस इंसान ने मुझे वहाँ पिंच किया। उसको पता था कि मेरे को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को किसी चीज से, कोई मटेरियल चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझसे तोड़ा जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल के और मेरे परिवार के बारे में बोल के, तो उसने मेरे परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाए। मेरे परिवार के बारे में, मेरी बहन के बारे में बोला कि 2 बैग मेरी बहन भर के घर से लेके गई और मैंने चाकू से उसका सिर फोड़ दिया, चाकू से उसका सिर फोड़ दिया। कंप्लेन में उसने ये चीज लिखवाई है, सोते सोते। मैं पागल हूँ जो मैं चाकू से उसका सिर फोड़ दूँ। चाकू से या तो घाव होते हैं, और कहाँ वो मेडिकल है, कहाँ वो पुलिस ने झूठी जो एफआईआर जो दर्ज की है। कोई भी अगर किसी से पैसे मांगता है तो रिकवरी सूट के लिए डाला जाता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मैं गुनहगार नहीं थी, मैंने सारी ट्रांजैक्शन भी दे दी। फिर भी 2 तारीख को पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज की। उसमें जो पहले एप्लीकेशन दी थी उसको चेंज करके, उसमें बहुत चीजों को ऐड करके मेरे परिवार के खिलाफ और मेरे खिलाफ ऐड करके वो चीजें उन्होंने उसमें डाली और फिर वो एफआईआर बनाई, ताकि वो मेरे ऊपर दबाव बना सके और ताकि मैं आगे जाऊं कि उसको तलाक ना दूं और मैं पूरी जिंदगी उस घटिया राक्षस से मैं पिटती रहूं। मेरे साथ बहुत ज्यादा उस इंसान ने, वो शादी के 4 दिन पहले जो उसने गाड़ी की डिमांड की थी, उसके बाद मेरे पापा ने मेरे सामने इमोशनल होकर बोला कि बेटा 4 दिन रह गए, कार्ड बट चुके, सारी चीजें हो चुकी है, अगर हम अब शादी को तोड़ेंगे तो बदनामी होगी हमारी। जबकि मैंने मना कर दिया था। उसके बावजूद उस इंसान ने दोबारा शादी के लिए मेरे पापा मान के गाड़ी फॉर्च्यूनर देने के लिए उसको गाड़ी भी दी और सारी चीजें भी दी उसको, मेरे परिवार ने मजबूरन। और फिर भी उसको और उसकी बहन को सब्र नहीं आया। कौन से, मैंने एफआईआर में तो सिर्फ ये लिखवाया है कि उसने गाड़ी एक मांगी। मेरी ननंद ने मेरे पास, मैं बता दूं, मेरी ननंद ने उसमें समाज में भी कोई ननंद के लिए गाड़ी नहीं देता अलग से, वो मेरा उसके लिए भी मुझे टॉर्चर करती थी। क्योंकि एफआईआर में मैंने सिर्फ मेरे पति को ज्यादा मेंशन किया था, क्योंकि मुझे किसी को बदनाम नहीं करना था, मुझे सिर्फ डाइवोर्स लेना था। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2015 से मैं दीपक हुड्डा को जानती हूँ। उसने, जब मेरी पहली बार उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल बोल सकते हैं, इमोशनली मेरे को बोला कि मैं बिना माँ बाप का बच्चा हूँ और मेरी मतलब ऐसे करके एक सॉफ्ट कॉर्नर उसने हमारी फैमिली में और मेरे अंदर बनाया। और मेरी बातचीत उनसे शुरू हुई 2015 में। मैंने जब उस इंसान से बात करना स्टार्ट किया, उस टाइम मैं आपको बता दूं कि आज वो संपत्ति हड़पने के मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। जब 2015 में मैंने बात की थी तो उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था, उसके घर में एक टॉयलेट नहीं होता था, तसले में नहाते थे वो लोग। ऐसे इंसान का मैंने हाथ पकड़ा था। मेरी गलती ये रही कि मैंने उस इंसान का, और उस टाइम मैं वर्ल्ड की मेडलिस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एशियन की मेडलिस्ट और बहुत बार नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। और उस टाइम दीपक हुड्डा इतना बड़ा चेहरा नहीं था। वो नेशनल खेला था लेकिन नहीं, वो इंटरनेशनल प्लेयर था। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं क्या उस इंसान का हाथ पकड़ती उस टाइम? आप लोग बता दीजिए, क्या मैं पकड़ती उस इंसान का हाथ? उस इंसान के ने हमारे दिलों में सिंपैथी गेन की। 2016 में उसके लीग के पैसे आए और जैसे हमारा उसने विश्वास भी जीता, मेरा और मेरे माता पिता का। हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वो ऐसे बोलता, मेरा माँ बाप नहीं है तो आप ही मेरे माँ बाप हो। और उस टाइम हमने उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ किया। मेरा ये एक कसूर है कि मैंने किसी के ऊपर अंधा विश्वास किया। अब चुनाव से पहले हम चंडीगढ़ से सीएम साहब से मिलके आ रहे थे, हम गाड़ी में थे और हमारी इतनी बातें, मतलब जैसे वो मेरे को टॉर्चर करता था, सारी चीजें होती थी, मेरे से असहनीय हो गया था। आते टाइम उसने गाड़ी में भी मेरे साथ मारपीट की। जो सबूत मैंने अपने, जो हिसार पुलिस है उसको भी सारे सबूत दिए हुए हैं। मेरे साथ मारपीट होने के भी उसने मेरा गला दबाया और मेरे को मारने की वहाँ कोशिश की। मैं उसमें भी मैं भीख मांग रही हूँ
कि मुझे छोड़ दे, तुम इसलिए मेरे को टॉर्चर कर रहे हो कि मैं शर्म के मारे, मेरी माँ बाप की इज्जत के मारे तेरे से भी मैं डाइवोर्स नहीं ले सकती, इसलिए तुम मेरे को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो। तो फिर उसने मेरे को छोड़ा नहीं और मेरे को वो टॉर्चर करता रहा। फिर उसके बाद जैसे मेरे मामा जी आते वो एकदम से बातें बदल जाता है और वो फिर मेरे को दबाव बनाता है। वो ऐसा इंसान है, बोलते बोलते एकदम से चेंज हो जाता है, इतना साइको आदमी है वो। मुझे पता है कि एक बार जब उसको रोने के लिए बोल दिया जाए, जब भी वो रो देगा, जब उसको उसे रोते रोते हंसने के लिए बोल दे, रो के हंसता रहता है। मेरे को मार मार के वो आदमी हंसता था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान किसी को दर्द देके खुश होता होगा, मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि नॉर्मल इंसान किसी के दुख में दुखी होता है, सुखी नहीं होता है। मेरे बारे में मेरे पतिदेव दीपक हुड्डा जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में बताने के लिए, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से मैं डिप्रेशन में चल रही थी और मैं बोल नहीं पा रही थी चीज़ों को, और अभी मेरी मेडिकेशन भी चल रही है और उसके अभी मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ। लेकिन तभी मैं आई, मैं अभी भी इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बोल पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी हुई कि आने की, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और उस आदमी ने अपना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में जो हमारे 16-17 में जो 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाले और वापस कितने लिए, 7 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो उसने उसी साल हमारे खा गया वो। और वो बोल रहा है कि मैंने धोखा किया। ऐसे ही सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने लिखित में हर साल के सालाना जो रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वो आपको मेरे वकील बता देंगे उसके बारे में, क्योंकि मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं सारे आंकड़े याद कर सकूं, क्योंकि 4-5 साल की बात है। लेकिन वो विश्वास था तो लेन देन भी होता था। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अकाउंट में या ये पैसे नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं, लेकिन उनको हमने वापस भी किया है। वो ट्रांजैक्शन तो उसने नहीं दिखाई। तो ना से पहले जो चंडीगढ़ से हमारे थे, उसने मारपीट की, मैंने जाने से घर वालों को सख्त मना कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, उससे पहले 2022 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उस इंसान से, इतनी परेशान होकर, और उसके बावजूद भी फिर भी मैं उस इंसान के साथ रही, क्योंकि मेरे घर वालों का दबाव इतना ज्यादा था मेरे ऊपर कि मेरे घर वाले ये बोलते थे, कोई नहीं बेटा बसा ले, कोई नहीं, आदमी सुधर जाते, नहीं वो होगा, कोई बात नहीं बेटा। पंचायतें हुई, हजारों पंचायतें हुई हमारी, और उन पंचायतों में हमेशा मेरे को बोला जाता था कि मैं ना बोलूं, मैं चुप भी रही। मैंने उसके जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाना भी बंद कर दिया। मैं बैठकर कोने में मैं माता रानी का नाम लेती रहती ना, तब भी वो इंसान मुझे छोड़ता नहीं था, तब भी मुझे बुरे तरीके से मारता था। एक चाय पीती थी ना, उससे आवाज आ जाती, जब भी वो इंसान मुझे बुरे तरीके से मारता था। वो ऐसा इंसान, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे किसी के साथ जाती कर सकता है। ये सब चीजें मैं बर्दाश्त करती रही, ये, और मेरी बर्दाश्त की सब चीजें बाहर हो गई। इलेक्शन के बाद अभी 27 तारीख को भी, और उससे पहले मारपीट मेरे साथ हुई, तो मैं सब चीजों, और उसमें मैं बच गई। और मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि अगर तुम मर गई तो हमारे पास अब क्या है, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा तू छोड़ दे, अब हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन से पहले मेरे घर वालों ने मेरे को ये बोलकर भेजा था कि अब उन्होंने, उसके दोस्तों ने और उसने और जो पंचायती जो आदमी थे, उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि ये तेरे साथ मारपीट नहीं करेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया और बोले अगर मारपीट की तो मैं तुम्हें डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से दे दूंगा। उसने ये बात की हाँ भरी, तो मैं उसके साथ में गई, लेकिन वो बिल्कुल भी सुधार में नहीं आया वो इंसान। उसने वही रवैया रखा और मैंने अटेम्प्ट किया। उस टाइम मेरे घर वाले भी टूट गए, लेकिन मैंने ये चीजें कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि किसको मैं बताऊं, अगर बताऊंगी तो इसमें उसको ये लगता रहा कि ये थाने में जाएगी नहीं, पंचायतें होगी तो पंचायतों में बस तुम ड्रामे करना कि माफी मांग लेना, माफी मांगने के बाद तेरे को बार बार ये भेजते रहेंगे, और ये इज्जत के मारे थाने में नहीं जाएंगे ना। मुझे इससे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो इससे एक तलाक, और जो मेरा सामान है, मुझे सिर्फ मेरा सामान चाहिए, मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मैं लेके गई हूँ वो सामान की मैंने लिस्ट भी आधी दी हुई, मैंने वो भी पूरा नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता दूं।
मैंने सिर्फ ये चीज बोली और मेरे को 1.5 महीना हो गया, मेरी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे ऊपर दबाव, मेरे को बताया नहीं कि वहाँ दीपक हुड्डा आने वाला है। दीपक हुड्डा ने प्लान किया, इसमें कुछ उच्च पुलिस अधिकारी शामिल है इस साजिश में। उनके साथ उन्होंने मिलकर मेरे को ये नहीं बताया कि दीपक हुड्डा वहाँ आया हुआ है। उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स के बहाने वहाँ पे बुलाया, जबकि मैंने सारी सब चीज़ें दे चुकी थी मैं। और फिर वहाँ बुलाकर मैंने उनको ये बताया था कि जब दीपक हुड्डा मेरे सामने आता है, मेरी तबीयत, वो मेरे को बोलता है कुछ, मैं उसकी आवाज़ सुनती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं। और वो इंसान आया और वहाँ उसने ऐसे ही गंदा गंदा बोलना स्टार्ट किया और उसने मेरे को एक वीडियो दिखाया फ़ोन में। और वीडियो को देखने के लिए मैं बोला कि दिखाओ कहाँ है वीडियो। मैंने उसके हाथ से सिर्फ फ़ोन लेने के लिए वो किया था और उसी ने सिर्फ ये बात हुई थी। वहाँ पे पुलिस वाले भी, सब चीज़ें थी, वहाँ का CCTV कैमरा रिकॉर्ड आप निकलवा कर दे सकते हो। वहाँ मेरा पापा और मेरे मामा तो अंदर मौजूद भी नहीं थे, जिनका इन्होंने नाम भी लिखवाया हुआ है इस FIR में। झूठी FIR उसने कटवाई, झूठा मेडिकल जाके करवाए। मैं बोलना चाहूँगी कि क्या हमारे देश में क्या चल रहा है, मेरी जैसी लड़की के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं ये कुछ लोग मिलकर। मैं गुहार लगाना चाहूँगी इस देश के सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे CM साहब से कि मेरे साथ इतनी चीज़ें हो रही है, मैं किसी को ये चीज़ें नहीं बता पाई। मैं हमारे CM साहब से मिली भी थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि 28 तारीख तक मेरा सेशन चल रहा है, मैं बोलूँगा कि ये म्यूचुअल कंसेंट से सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन उस इंसान को ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मैं मजबूर हो गई हूँ अब मीडिया के सामने आने के लिए, क्योंकि वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है। मेरे को झूठे केस में मेरे परिवार को फंसाकर घंटों तक थाने में बैठाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक इंसाफ पसंद लड़की हूँ और मैंने इतनी चीज़ें, मेरे डिप्रेशन में होने के बावजूद भी मैं वहाँ पर हॉस्पिटल से मैं थाने में जा रही हूँ और मेरे से इतनी पूछताछ हो रही है झूठे केस की, जबकि वो FIR ही नहीं होनी चाहिए थी। उनको जांच करनी चाहिए थी कि क्या बात हुई थी। FIR दर्ज होती है और उसमें मेरे को ही टॉर्चर किया जाता है। आज मैं जमानत पर बाहर हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैं जमानत पर बाहर हूँ। मेरा केस जो 1.5 महीने से है, उसमें जो आरोपी था, जांच पूरी हो चुकी, यानी कि दीपक हुड्डा, वो आज खुलेआम बाहर घूम रहा है। और मैं जो इसका 2 दिन, जिस केस में लोगों को हजारों, मतलब कितने महीनों तक कोई पूछता भी नहीं जिन केसों को, उस केस में मेरे को गिरफ्तार किया गया। समझ सकते हो मैं आज इस मामले में मैं आज जमानत पर हूँ। मेरे साथ क्या कर रहे हैं इसमें मैं अगर मेरे को आने वाले टाइम में अगर कुछ हो जाता है, या मैं मर जाती हूँ, या कोई मेरा एक्सीडेंट या कुछ भी किसी भी उससे, या मेरे को कोई अटैक आ जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो मेरी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और यहाँ का SP हिसार होगा। क्योंकि मैंने 1.5 महीने पहले SP हिसार को मैंने सारी अपनी चीज़ें लिखित में मैंने ये बोला था, मुझे कुछ नहीं चाहिए उस इंसान से, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए। लेकिन सभी लोग, सभी पुलिस वाले, कुछ उच्च अधिकारी रोहतक के भी और हिसार के भी मिलके मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में आऊं और डिप्रेशन में आके फिर मैं दोबारा से दीपक हुड्डा को मेरे को आमने सामने बिठाया जाए और फिर मेरे को अटैक आए। और अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा केस, जिसकी जांच पूरी हो चुकी थी, उस केस को ट्रांसफर कर दिया गया है सिविल थाने में। ये बात मुझे आज सुबह अखबार से पता चली, जबकि मेरा केस है। मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले कि मेरा केस ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बात का मुझे पता चला अखबार से। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मिली भगत चल रही है। जिस केस की जांच हो चुकी थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया है।